तो अपन आगे बढ़े। इसके वेलोसिटी समझ में आ गया था? यस है ना? अर्थ के सरफेस से अगर किसी चीज को फेंकना है तो अर्थ के सरफेस से इसके वेलोसिटी क्या होता है, -2gm/r। ये बता दिए थे ना जानवी, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो आज अपने को कैप्लर्स लॉ पढ़ना है। उससे पहले हम थोड़ा इसके वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करा दें। ठीक है, देखो ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ है जिसका मास m है और रेडियस r है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से अगर किसी चीज को एस्केप कराना है तो v क्या हो जाएगा, v इज √2gm/r, है ना? ठीक है, अर्थ Yes, के sir. सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे फेंकना है तो इतना तेज फेंकना पड़ेगा। अब हमने क्या करा, अर्थ का सरफेस तो हमारा यही है, ठीक है, हमने यहां से ऑब्जेक्ट को फेंका, बट कितने स्पीड से फेंका, √2 टाइम्स v से फेंका। ठीक है, इतना तेज फेंका, थोड़ा ज्यादा तेज फेंक गया। तो ये ऑब्जेक्ट अब चलता जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी, है ना? अब इन्फिनिटी पे आने के बाद ये किसी न किसी स्पीड से चल रहा होगा। तुम्हें बताना है कि जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, अर्थ के सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पहुंचेगा, तो इस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? अगर हम एस्केप वेलोसिटी से फेंकते तो ये पार्टिकल इन्फिनिटी पे जाके क्या करता, रुक जाता, बट हमने इसको फेंक दिया एस्केप वेलोसिटी से थोड़ा ज्यादा। तो तुम्हें बताना है कि आखिर ये इन्फिनिटी पे जब पहुंचेगा तो इन्फिनिटी पे रुकेगा नहीं, किसी स्पीड से चल रहा होगा। समझ गए? तुम्हें बताना वो स्पीड। अरे बताएं रे। हाँ सर, बता दीजिए। देखो यहाँ पर जब हम सरफेस से फेंके तो हमने कितना तेज फेंका, इतना v1 से। तो यहाँ पर ये 0.1 मान लो और ये इन्फिनिटी का 0.2 मान लो। एक बार जब फेंक दिया तो यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 1 मस्ट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 2। मतलब इन्फिनिटी, है ना? क्योंकि बीच में कोई अदर फोर्स वर्क नहीं करेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 1 -gm/r पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। ठीक है, एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी -gmm/infinity और काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। ये v1 है, सही है। v1 का वैल्यू दिया हुआ इतना यहाँ रख दो और इसको जोड़ दो तो v2 निकल आएगा। देखो कितना आता है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? अरे कहो रे। √2gm/r। VE is √2gm/r, मतलब V2 is √2gm/r। ये सही है? ये आ रहा है क्या? ये R मतलब कैपिटल R, ये क्या, दिस इज इक्वल टू V। मतलब ये पार्टिकल जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो ये इसके वेलोसिटी से चल रहा होगा, मतलब यहाँ पे √2v था। जैसे जैसे आगे जाता जाएगा इसके स्पीड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इन्फिनिटी पे आके इसका स्पीड हो जाएगा इसके वेलोसिटी के बराबर। समझ में आया रे? ठीक है, क्योंकि तुमसे हुआ नहीं, ये हमने बता। दूसरा क्वेश्चन करो। देखो यही क्वेश्चन है, बस हमने क्या करा, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, बट फेंका किस स्पीड से, v1 इज v/√2, थोड़ा कम स्पीड से फेंका, तो ये कुछ ऊपर जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। तुम्हें बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल अबव द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, दिस इज अर्थ। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से ये पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा, समझ गए? ठीक है, अगर हम थोड़ा धीरे फेंके तो कुछ ऊपर जाता। ठीक है, हमने इसको इतने स्पीड से फेंका, v समझते हो, v इज √2gm/r। ठीक है, इतने तेज से फेंके तो अर्थ के सरफेस से मैक्सिमम कितने हाइट तक ये जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? आर तक ही जाएगा। ठीक है, पता नहीं, अब हमको नहीं पता। ये 0.1 मानो, ये 0.2 मानो, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, 0।
तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 1 मस्ट बी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 2 मैकेनिकल माइनस Gm/m/r और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v1 टोटल मैकेनिकल एनर्जी Gm/m/r प्लस h और काइनेटिक एनर्जी Yes, sir. ये h का वैल्यू मैक्सिमम हो गया क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल रुक गया, इससे ऊपर जाएगा नहीं। अब v1 का वैल्यू इतना है, यहाँ रख दो, सॉल्व कर लो, h निकल आएगा, कितना आता है ये बोल रही है h इज इक्वल टू r, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊपर चला जाएगा। सही, देखो तो यही है क्या? अरे लॉजिक समझ में आ गया क्या? बोलते क्या नहीं? Yes, sir. आ गया. ठीक है, तो ये तो हो गया, ये क्लियर है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं। अपने को क्या करना है, समझ गए ये? ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा सन है मान लेते हैं और ये हमारा अर्थ है। ठीक है, सन का रेडियस मान लो 10r है और अर्थ का रेडियस ऐसे तो बहुत ज्यादा है, r मान लेते हैं। ठीक है, अर्थ और सन के बीच का दूरी मान लो कितना मान ले, 100r मान लेते हैं, या दो ऑब्जेक्ट है मान लो, ये थोड़ा गलत हम मान रहे हैं, 1000r ज्यादा हो जाएगा, 100r मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि सन का मास मान लो 100 m है और अर्थ का मास m है। ठीक है, अरे सही। अब हम अर्थ और सन के बीचों बीच यहाँ से, ठीक है, P पॉइंट से एक पार्टिकल को फेंकना चाहते हैं, तो किस स्पीड से फेंकें कि ये यहाँ पे लौट के कभी ना आए? समझ में आया? ठीक है, अर्थ और सन के बीचों बीच मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेंटर से 50r। समझ गए? यहाँ से कितने स्पीड से पार्टिकल को फेंके कि ये पार्टिकल कभी भी लौट के P पॉइंट पे ना आए? समझ गए क्वेश्चन? 3/5 √Gm/r। एक मिनट, v कितना? v बराबर Gm/r। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतने स्पीड से फेंके। देखो इस पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी -G100m इंटू स्मॉल m/50r और इसके कारण भी -G(m)/50r। सही है, दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी चला जाए, काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो गया। सही है, m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा v²/2 इज इक्वल टू 101 Gm/50r। सही है, सो v हो जाएगा √101 Gm/25r। अरे सही है, बोलते का नहीं हो रही? Yes, sir. क्योंकि अर्थ के बाहर तो पोटेंशियल एनर्जी -Gmm/r ही होता है ना। समझ गए क्या? Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। ये तो हो गया, मतलब अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते तो आज अपन पढ़ेंगे कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ देखो क्या होता है। ठीक है, कैपलर जी ने क्या क्या बताया? कैपलर जी ने बताया था, ठीक है, 20 साल तक एक्सपेरिमेंट किए गैलीलियो, है ना। ठीक है, न्यूटन लॉ के आने से पहले कैपलर जी ने 20 ईयर बैठ करके जुपिटर के मोशन को देखे। उससे उन्होंने जुपिटर का मोशन देखे, रोज रात में बैठ के जुपिटर को देखते थे। ठीक है, आसमान में जुपिटर विजिबल होता है। ठीक है, तो जुपिटर का मोशन देख करके उन्होंने 3 कंक्लूजन निकाला। ठीक है, और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज टोटली बेस्ड ऑन कैपलर्स लॉ। कैपलर जी ने बोला कि सूरज है ये, दिस इज सन, हर प्लैनेट सूरज के चारों तरफ जो घूमता है वो इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, ये प्लैनेट है। ठीक है, समझ में आया? अरे सही, ये प्लैनेट जो है इस तरह से जब घूमता है तो ये सूरज, ठीक है, ये सूरज के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, ये सर्कुलर पाथ नहीं होता है, दिस पाथ इज ऑलवेज इलिप्टिकल। ठीक है, ठीक है, सूरज के चारों तरफ ईच प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। जैसे इलिप्स होता है तो इसका 2 फोकस होता है, तुम लोग शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, ये F1 और ये F2। ठीक है, इलिप्स का 2 फोकस होता है। ठीक है,
समझ गए? मतलब जैसे इलिप्स बनता कैसे है, तो इलिप्स बनाने का तरीका ये होता है ना कि एक कील यहाँ लिए, एक कील यहाँ लिए, और इसमें एक धागा बांध दिए ऐसे लूज, ठीक है, और धागे में ऐसे पेन फंसा दिए, और पेन फंसा के इस पेन को जब घुमाएंगे तो ये जो शेप बनेगा ये इलिप्स कहलाता है। समझ गए? ठीक है, और ये पॉइंट फोकस 1 और ये पॉइंट फोकस 2 कहलाता है, जहां पे कील गड़ा हुआ है। समझ में आया क्या? ये कील इस तरह से घूमेगा कि ये धागे का लेंथ दोनों जोड़ के हर समय कांस्टेंट रहेगा। समझ गए क्या? यस सर। ठीक है, यस तो सर। ये जो होता है, ये एक जो फोकस होता है, इलिप्स का 2 फोकस होता है, कि ये और एक ये। सूरज एक फोकस पे रहता है और प्लैनेट इस तरह से इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। इलिप्टिकल पाथ मतलब कि एक ऐसा है ना, पूरा परफेक्ट सर्कुलर ना होके इलिप्टिकल पाथ होता है। आज तक जितना भी पाथ बना है वो हमेशा इलिप्टिकल पाथ ही बना है। यस सर। यस सर। पहला लॉ उन्होंने ये दिया था, ठीक है। दूसरा लॉ उन्होंने दिया, ठीक है, ईच प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। ठीक है, ईच प्लैनेट, जैसे कि प्लैनेट है घूम रहा, तो जब ये यहाँ पे रहे, जैसे 1 घंटे में ये वाला एरिया जो होगा और 1 घंटे में ये वाला जो एरिया होगा, ये दोनों एरिया हमेशा क्या रहेगा, ये इतना ही चलेगा कि ये एरिया और ये एरिया क्या हो, बराबर। यहाँ पर भी 1 घंटे में ये जो एरिया यहाँ पे स्वीप करेगा, है ना, ये एरिया, ये तीनों एरिया बराबर रहेगा। ये 1 घंटे का एरिया है, ये भी 1 आवर का एरिया है, और ये भी 1 आवर का एरिया है। ठीक है, ये एरिया क्या रहेगा, बराबर। समझ में आया? मतलब प्लैनेट जब सूरज के नजदीक होगा तो तेज चलेगा, और जब सूरज के दूर होगा तो धीरे धीरे चलेगा। समझ में आया? अबे सही, क्योंकि यहाँ पे एरिया बराबर करने के लिए इसको तेज चलना पड़ेगा। यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे धीरे चलेगा और यहाँ पे तेज चलेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। जैसे हमने तुम्हें न्यूज में बताया था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये बताए थे ना, कहाँ गया ये, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो उन्होंने बताया सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, जैसे ये इलिप्स है, तो इलिप्स में क्या होता है, ठीक है, ये इलिप्स है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये 2a को बोलते हैं मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होता है, और इस दूरी को बोलते हैं माइनर एक्सिस। समझ में आया? ये दूरी जो 2b होता है। ठीक है, ये यहाँ से ये दूरी जो होता है ये a होता है, और ये दूरी जो होता है ये b होता है। a को हम लोग बोलते हैं, a इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, और b को बोलते हैं सेमी माइनर। सही, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, और इसको मेजर एक्सिस। समझ गए? अरे समझ गए? तो उन्होंने बोला द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। समझ में आया? ये जो मेजर एक्सिस होता है, सेमी मेजर एक्सिस, इसका इस क्यूब का प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर। इसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब हो। ठीक है, आज के दिन में भी ये जो कैपलर्स का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ है, इट इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, समझ गए? और ये तीनों लॉ से अगर हम लोग आगे बढ़े तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है। ठीक है, न्यूटन जी ने ग्रेविटेशन का एक्चुअली डिस्कवर नहीं करा, ये कैपलर का मेहनत था, जिसको, ठीक है, न्यूटन जी ने सिंपल वर्ड में लोगों को समझाया। ठीक है, कैपलर जी ने आज तक जो रीजन बताया इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ये क्यों घूमता आज तक पता नहीं, बट आज तक जो भी और है ना सैटेलाइट या प्लैनेट घूमता है तो हमेशा इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमता है। ठीक है, ये सेकंड लॉ, ईच प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ये इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, ये बोलता है सेंट्रल फोर्स, कि सूरज जो हमेशा अपनी तरफ किसी को खींचता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। और टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी डिराइव करके तुमको बता ही दिए। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये कैपलर्स का 3 लॉ है। क्लियर है? ठीक है, ये कैपलर का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये अपने को बस समझना है, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पहले कैपलर्स लॉ ही था, और आज तक कैपलर्स लॉ गलत नहीं हुआ है। ठीक है,
बट सही क्यों है ये अपने को पता नहीं। समझ गए? ठीक है। अब देखो इसमें एक होता है बाइनरी स्टार सिस्टम। ये तुमको थोड़ा पहले कैप्लर्स लॉ का एक वीडियो तुम देख लो, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है। कि जैसे मान लो, ठीक है, प्लैनेट और सन का मोशन का एक वीडियो बना के रखे। ये जो देखो ब्लू रंग का दिख रहा है ये प्लैनेट है और ये सन है। सन को हम स्टेशनरी मानते हैं, तो प्लैनेट जब सन के नजदीक होता है तो तेज चलता है और दूर जाता है तो धीरे धीरे चलता है। समझ गए? ठीक है। और इस प्लैनेट का जो ऑर्बिट, ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कैप्लर्स लॉ ये बता, देखो यहाँ पे धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि यहाँ पे इसको एरिया बनाना बराबर, ठीक है। तो ये सैटेलाइट जो है, ये प्लैनेट जो है इलिप्टिकल पाथ में घूमता है सूरज के चारों तरफ और सूरज एक फोकस पे रहता है, ठीक है। ये इस तरह का पाथ ये सैटेलाइट या प्लैनेट बनाता है। जब दूर रहता है तो बहुत धीरे धीरे चलता है और नजदीक आता है तो तेज चलता है। समझ में आया? ठीक है। और पाथ हमेशा ये सर्कुलर ना होके इलिप्टिकल होता है। इवन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हम लोग भेजते हैं उसका पाथ परफेक्ट सर्किल नहीं हो करके इलिप्टिकल ही होता है। समझ गए? अरे सही। Yes, sir. ठीक है। अब देखो दूसरा कहानी होता है बाइनरी स्टार सिस्टम। ये तुमको जरा बता दें, ठीक है, आज ग्रेविटेशन खत्म ही कर दे। बाइनरी स्टार सिस्टम में होता क्या, जैसे मान लो कि दो बड़े बड़े स्टार्स हैं, ठीक है। ये एक स्टार है, ये एक स्टार है जिसका मास क्या है m1। ये दूसरा स्टार है, इसका मास क्या है m2। अब तुम्हें पता है कि भले इन दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो बट इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा F और इसके ऊपर भी फोर्स क्या लगेगा F। और F क्या हो जाएगा G m1 m2 बाई r²। सही है। अब अगर ये दोनों स्टार बहुत हैवी है क्योंकि स्टार का मास 1000 लाख गुना ज्यादा मास होता है अर्थ से, ठीक है, तो इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा और ये दोनों स्टार धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगा और करोड़ों साल में जाके टकरा जाएगा। Yes, sir. ठीक है। बट स्टार्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर से ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसे ही है पड़े हुए, टकरा नहीं रहे, एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, ठीक है। तो एक्चुअली ये बताया गया कि ये दोनों स्टार जो है अपने अपने, ठीक है, कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये सर्किल में घूमता रहता है और ये भी ऐसे सर्किल में घूमता रहता है, ठीक है। इस तरह से ये घूमते हैं कि जब ये स्टार यहाँ पे आता है तो इसका साथ वाला यहाँ पहुंच जाता है, जब ये यहाँ आता है तो इसके साथ वाला स्टार यहाँ पहुंच जाता है। ये दोनों इस तरह से घूमते हैं कि इसके ऊपर सर्कुलर फोर्स जो होता है बैलेंस होता है। समझ में आया? ये जो है r1 रेडियस पे घूमता है, ये कॉमन सेंटर ऑफ मास है। ये दोनों स्टार, ठीक है, इस तरह से घूमते हैं कि सेंटर ऑफ मास हमेशा स्टेशनरी रहे और नेट फोर्स क्या हो, बैलेंस, ठीक है। इसका भी तुमको बाइनरी, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम। समझ गए? ये दो स्टार है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बट उसको बैलेंस ये क्या कर देते हैं, आपस में ये दोनों सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं कॉमन सेंटर मास के बाद, ठीक है। और कॉमन सेंटर मास देखो यहाँ पे स्टेशनरी रहता है, यहाँ पे जो सेंटर मास है स्टेशनरी रहता है और ये दोनों स्टार इस तरह से घूमते हैं कि नेट फोर्स इन दोनों पे क्या हो जाता है, 0। समझ में आया? और ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे घूमते रहते हैं। समझ में? इसी को बाइनरी स्टार सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। समझ गए क्या? Yes, sir. देखो ये r1 क्या होगा, r1 क्या है, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है फ्रॉम फर्स्ट स्टार, ये r1, ठीक है, ये r1 निकालते हैं। तो r1 क्या होगा, r1 होगा m2 r बाई m1 प्लस m2। ये सेंटर मास का डिस्टेंस हम लोग निकाले थे। जैसे ये एक स्टार है m1, ये एक स्टार है m2 और ये है सेंटर ऑफ मास, तो ये दूरी तो r है, ठीक है, और ये r1 है। तो r1 कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग पढ़े यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो ये ओरिजिन से है। सो XCM हमारा हो जाएगा m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r बाई m1 प्लस m2। ये XCM मतलब r1 यही है ना XCM। अरे समझ में आया क्या? m1 से सेंटर ऑफ मास का दूरी को हम r1 बोल रहे हैं। तो r1 क्या हो गया, r1 हो गया m2 r बाई m1 प्लस m2। सही है। इसी तरह से r2 क्या हो जाएगा, r2 मतलब इसका ऑर्बिट का रेडियस और ये r2 हो जाएगा m2 के जगह पे m1 r बाई m1 प्लस m2। सही है। अब देखो, अब ये जो है ओमेगा से घूम रहा,
इस पे फोर्स कितना लग रहा है, F बराबर G m1m2/r²। और ये किससे बैलेंस हो रहा है, इसका फोर्स अगर बोले तो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस होगा, m1r1 mr ओमेगा स्क्वायर। सही है, ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस कितना है, ये कॉमन सेंटर है और इसका रेडियस कितना है r1। और समझ गए, तो सेंट्रीपिटल Yes, फोर्स sir. क्या होगा, r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, m1 क्या होगा, कट जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा Gm2/r²। r1 मतलब हो गया m2r/m1 प्लस m2, ये r1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सही है, m2 भी कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज Gm1 प्लस m2/r³। सही है, ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू इतना रहेगा, ये ओमेगा स्क्वायर हटा दो, ओमेगा इस एंगुलर वेलोसिटी से दोनों स्टार घूम रहे होंगे। ठीक है, और अगर ये ओमेगा है, समझ में आया क्या, अरे हाँ, सही, sir. ये जी. रेडियन पर सेकेंड में रहेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा तो बोलो, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे एडवांस हो जाता है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ऐसे तो बोर्ड पे समझाया जा सकता है, बट यहाँ पे समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। सो ओमेगा का वैल्यू √Gm1m2/r³ ऐसा होता है। ठीक, और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन मतलब इसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो t होगा 2π/ओमेगा। ये हो जाएगा 2π/ओमेगा का मतलब r³/Gm1 प्लस m2। समझ में आया क्या, ये टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन हो गया। सही है, ऐसे t लिखते हैं ना, t इज इक्वल टू 2πr/v लिखते हैं ना, एंड v इज इक्वल टू क्या, r ओमेगा, तो v को लिख देंगे r इंटू ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, ये हो जाएगा 2π/ओमेगा। समझ में आया क्या, तो यही पे हमने Yes, sir. 2π Yes, sir. ओमेगा का ये वैल्यू रखा, यहाँ रख दिया। समझ गए, तो ये बाइनरी स्टार सिस्टम मतलब दो स्टार अगर स्पेस में, तो इस तरह से दोनों घूमते रहते कि इनफाइनाइट टाइम तक घूमते रहे। ठीक है, अब इस बाइनरी स्टार सिस्टम से हुआ क्या कि कई बार स्पेस में देखा गया कि ये एक स्टार है और ये अकेला ही घूम रहा है, ये सिंगल स्टार सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। समझ में आया, अब एक Yes, sir. स्टार अकेला घूम रहा है का मतलब ये हुआ कि इसके साथ जो दूसरा घूमने वाला स्टार है या मास है वो अपने को दिखाई नहीं दे रहा। मतलब यहाँ से लाइट नॉट, कोई अकेला तो नहीं घूम सकता सर्किल में स्पेस में। ठीक है भाई, इसके ऊपर फोर्स लगेगा तभी ना सर्किल में घूमेगा, अरे बोलते का नहीं हो रहे, Yes, sir. ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, तब ना सर्किल में घूमेगा ये। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तब आएगा जब दूसरा मास कोई हो। तो इसका मतलब एक अकेला स्टार अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और दूसरा स्टार घूमने वाला दिख नहीं रहा है, मतलब ये क्या है, समझ में आया, ब्लैक होल से क्योंकि लाइट निकल के नहीं आता, जब किसी चीज से लाइट लौट के आएगा नहीं तो हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, ब्लैक होल को तो हम आंख से देख ही नहीं सकते। समझ में आया क्या, ठीक है, ब्लैक होल मतलब काला धब्बा ऐसा नहीं है एक्चुअली, ब्लैक होल से लाइट ही नहीं आता तो दिखेगा नहीं। दिखने का प्रोसेस है ना कि लाइट आएगा तो दिखेगा, लाइट वहां से कोई निकल के आता ही नहीं तो दिखते ही नहीं कभी। समझ में आया क्या, ठीक है, बट एक स्टार अगर अकेला घूम रहा है तो उसके साथ घूमने वाला जो दूसरा है वो एक कोई बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट है और वो ब्लैक होल है। समझ में आया, ठीक है, क्योंकि वहां से लाइट नहीं आ रहा इसलिए अपने को नहीं दिख रहा। तो इस तरह से सिंगल स्टार जो घूमने वाले हैं उसके साथ जो घूमने वाला होता है वो ब्लैक होल होता है। इस तरह से 10-12 ब्लैक होल स्पेस में डिस्कवर हुआ। ब्लैक होल ऐसे नहीं डिस्कवर हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है और काला दिख रहा है, आसमान में हर चीज काला, काला चीज दिखते ही नहीं कभी। समझ में आया क्या, Yes, sir. सो ये बाइनरी स्टार सिस्टम से ब्लैक होल का डिस्कवरी हुआ। क्लियर है, अरे सही रे। Yes, sir. के बाद एक चीज आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देखो क्या होता है, ये हमारा अर्थ है, ये सब छोटे छोटे चीज है जो हम बता दें। ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ का क्या है, इक्वेटर। ठीक है, ये अर्थ का इक्वेटर। अर्थ अपने ऑर्बिट में ओमेगा से घूमता रहता है, एक चक्कर लगाता है। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के साथ ही ऐसे घूम रहा है, इसका घूमने का टाइम, अगर इसका घूमने का टाइम 24 घंटा है और अर्थ भी एक चक्कर 24 घंटा में लगाता है, तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है,
तुमको यहाँ पे स्टार एक सैटेलाइट दिख रहा, तुम यहाँ आओगे तो सैटेलाइट तुम्हारे ऊपर ही रहेगा, मतलब ये सैटेलाइट तुमको कैसा दिखाई देगा, स्टेशनरी, क्योंकि एक चक्कर तुम जितने देर में लगाते हो ये सैटेलाइट भी 1 घंटे में ही उतना दूर तक एक चक्कर लगा लेता है। समझ में आया? तो ये सैटेलाइट, ठीक है, अगर किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन 24 घंटा है और अगर वो इक्वेटोरियल प्लेन में है, ये इक्वेटर का प्लेन है, अगर वो सैटेलाइट इक्वेटोरियल प्लेन में है तो ये सैटेलाइट को हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी। समझ में आया? ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला जाता है, ठीक है। और ये सैटेलाइट से टेलीकॉम इंडस्ट्री में खूब यूज होता है, मतलब यहाँ पे अगर मोबाइल इंडिया में चलाना तो इंडिया के ऊपर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से इसको कनेक्ट कर देंगे, ये सैटेलाइट हमेशा अर्थ एक पॉइंट के ऊपर रहेगा, यहाँ से सिग्नल भेजता रहेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब समझ में आया? वो सैटेलाइट जो अर्थ के साथ ही एक चक्कर लगाए, मतलब 24 घंटे में एक चक्कर लगाए, और वो इक्वेटोरियल प्लेन में। अगर इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं रहेगा तब क्या होगा? अगर सैटेलाइट है और इक्वेटोर है ना, इक्वेटोरियल ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का एक्सिस है, ये अर्थ का इक्वेटर है। मान लो तुम यहाँ बैठे हो, तुम तो इसी सर्किल पे घूमते रहोगे, अर्थ के साथ ऐसे ही घूमते रहोगे ना। अब मान लो हमारा ऑर्बिट ऐसा है सैटेलाइट का, ये टाइम तो 24 घंटा है, तो ये सैटेलाइट अभी तुमको इधर दिख रहा, जब तुम यहाँ आओगे तो सैटेलाइट नीचे दिखाई देगा, मतलब सैटेलाइट पहले ऊपर था और अब तुम्हें नीचे दिखाई देगा। तो इस तरह से सैटेलाइट तुमको मूव करता हुआ दिखाई देगा। समझ में? तुम ऐसे घूम रहे हो और सैटेलाइट ऐसे घूम रहा, तुमको ये नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, फिर तुमको ये इस तरह से पहले ऊपर दिखाई दे रहा था, थोड़ी देर बाद आधे है ना 12 घंटा बाद नीचे, फिर 12 घंटा बाद ऊपर, तो तुम्हें ऐसा लगा कि सैटेलाइट नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं हुआ। समझ में आया? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होने के लिए ये अपना इक्वेटर का प्लेन और सैटेलाइट का प्लेन एक ही ऑर्बिट में, एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन में होता है, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन 24 घंटा होता है। क्लियर है? यस सर। समझ गए? तो ये तो हो गया आज अपना ग्रेविटेशन का कहानी खत्म, ठीक है। इसमें एक इलिप्स का प्रॉपर्टी तुम लोग को लिखवा दें, ये लिख लो, ठीक है। ये जो इलिप्स है इसका ये दूरी हमने बोला क्या, 2a, ठीक है, ये 2a है, सेमी मेजर एक्सिस है, और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होता है ये 2b होता है। एक होता है सेंट्रिसिटी, देखो ये फोकस से ये वाला दूरी जो होता है, चाहे इस फोकस से ये दूरी बोले या इस फोकस से ये दूरी बोले, ये दूरी हमारा होता है, दिस डिस्टेंस इज a1 माइनस e, ठीक है। और ये जो b होता है, b इज इक्वल टू a रूट ओवर 1 माइनस e स्क्वायर, यहाँ से तुम e का वैल्यू निकाल सकते। e को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। अगर कभी इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, ठीक है, अगर तुम्हें इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है कि 0.2, तो e का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो तुम a दिया हुआ है मेजर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी, तो तुम b माइनर एक्सिस यहाँ से बता सकते हो। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, एक फोकस का यहाँ से दूरी a1 माइनस e होता है, और यहाँ से ये दूरी जो होता है ये a1 प्लस e होता है। सही? ये इलिप्स का प्रॉपर्टी, जो मैथ्स वाले हो तो आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, बट बायो वालों को एक्चुअली नहीं पढ़ना होता है, तो तुम लोग ये थोड़ा देख लो, ठीक है। एक फोकस का यहाँ से जो डिस्टेंस होता है ये वाला, ये a1 प्लस e होता है, a इंटू 1 प्लस e, ये वाला दूरी, चाहे यहाँ से ये बोले या यहाँ से ये बोले, ये दोनों दूरी बराबर है, और ये बड़ा होता है a1 प्लस e। और ये दूरी बोले तो ये होता है a1 माइनस e, या ये दूरी बोले तो ये भी होता है a1 माइनस e। समझ में आया? e को हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। यहाँ से ये दूरी जो है, देखो ये अब इसेंट्रिसिटी तो तुमको मतलब दिया रहेगा, नहीं दिया हुआ है तो निकाला जा सकता है। अगर a भी दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है, तो इसेंट्रिसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कई बार इसेंट्रिसिटी पूछ लेता है भाई, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दिया हुआ है, ये दो चीज तुमको याद रखना, b और a में रिलेशन और इसेंट्रिसिटी में रिलेशन, ये रखना। सही? यस सर। देखो ऐसा है कि ग्रेविटेशन खत्म हो गया है। अब तुम लोगों का संडे को टेस्ट अपन ले लेंगे, कितने से कितने बजे,
संडे को टेस्ट रहेगा कितने बजे से देना रे, रोटेशनल, ठीक है, कितने से कितने बजे, 11 to 3, सही, 1.5 आवर, जब भी मन करे 1.5 घंटे का दे, 11 बजे से 3 बजे तक दे सकते हो संडे, इस संडे। नो सर। रोटेशनल का टाइम हो गया, ग्रेविटेशन भी खत्म हो गया। अब अगले क्लास से क्या पढ़ना है, क्या शुरू करें, SHM